बहुत बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे, दिल्ली से ये बड़ी खबर है जहां पर नीति आयोग की बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। राष्ट्रपति भवन में कल्चरल सेंटर में ये बैठक होगी और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इसमें हिस्सा लेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में सिर्फ ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन होंगे शामिल, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के अलावा जहां पर विपक्ष के राज्य हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बजट में भेदभावपूर्ण उनके साथ व्यवहार किया गया, इसलिए उसका बायकॉट किया गया था। इंडिया गठबंधन की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी थी। खबर तो ये भी आ रही थी कि ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी, लेकिन कल बड़ा स्टेटमेंट ममता बनर्जी की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने की तैयारी और बैठक में जरूर ये पूछा जाएगा कि बजट में पश्चिम बंगाल के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों किया गया। लेकिन हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। बता दें कि नीति आयोग पहले योजना आयोग था 1950 से लेकर देश में, लेकिन 2014 में जब मोदी की सरकार आई तो 2015 में उन्होंने योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया और पहली बैठक 2015 में ही हुई थी। और नीति आयोग का मतलब होता है जहां पर रणनीति बनाई जाती है, राज्यों, प्रधानमंत्री और यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक होती है। 27 और 28 जुलाई को ये बड़ी बैठक नीति आयोग की होनी है। और एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते चले, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। आज और कल नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। देश भर के सीएम और डिप्टी सीएम इसमें हिस्सा लेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रहने वाले हैं, क्योंकि आज और कल नीति आयोग की बैठक है दिल्ली में। ऐसे में देश भर से जो सीएम है और डिप्टी सीएम है वो इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज इस बैठक को रखा गया है। नीति आयोग की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, जिसमें रणनीति बनाई जाती है, जिसमें सभी प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहते हैं। हालांकि इस नीति आयोग की बैठक से कई प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम ने बॉयकॉट भी किया है, जहां पर खासकर बीजेपी नहीं है। उन शासित राज्यों में डिप्टी सीएम और सीएम इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये बैठक आज की महत्वपूर्ण है। ऐसे में दिल्ली जाने का मुख्यमंत्री का भी आज कार्यक्रम रहने वाला है। आज और कल 2 दिन दिल्ली में नीति आयोग की ये बैठक रहेगी, जिसमें नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस बैठक में सभी मंत्रीगण मौजूद रहने वाले हैं। और ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज दिल्ली में हलचल तेज रहने वाली है, क्योंकि सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। इंडिया गठबंधन के जो टीम है उनकी तरफ से इस बैठक का बॉयकॉट किया गया, लेकिन हाँ, ममता बनर्जी इस बैठक में जरूर शामिल हो रही है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। और इससे पहले सीएम ने शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से मुलाकात की। जोधपुर हाउस में दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। बताते चले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये मुलाकात हुई है मदन राठौर की। जोधपुर हाउस में दोनों के बीच मुलाकात हुई। सीएम ने मदन राठौर को शुभकामनाएं भी दी। मदन राठौर जो कि बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष की कमान इस बार इनके हाथों में है, राज्यसभा सांसद भी हैं, तो दो जिम्मेदारी इनके कंधे पर है। दोनों की मुलाकात की औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है। दोनों की ये मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने है, क्योंकि शुभकामनाएं दी, क्योंकि उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव, पंचायती चुनाव है, तो इसकी जिम्मेदारी भी मदन राठौर की है और नए अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी है उसके लिए शुभकामनाएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से मदन राठौर को दी गई है। और कोटा से भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीट के फाइनल नतीजे घोषित किए गए हैं। जी हां, रिजल्ट में एजुकेशन सिटी पर फिर डंका बजा है। कोटा के 6 स्टूडेंट ने हासिल की है ऑल इंडिया रैंक 1। तो नीट के फाइनल नतीजे अब सामने आ गए हैं, जिसमें एक बड़ा अंतर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कोटा के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक बार फिर से बाजी मारी है। माजुन मंसूर, प्राचिता, दिव्यांश बाने, नेहा, कुलदीप, तेजस सिंह और अर्गदीप दत्ता ने हासिल किए 720 में से 720 अंक। और इस तरह टॉप 10 से लेकर टॉप 50 और टॉप 100 में कोटा का ही डंका बजा है। टॉप 50 में 22 छात्र हैं, टॉप 100 में जो है 38 छात्र जो है उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो नीट के कल फाइनल नतीजे जो है वो घोषित कर दिए गए थे। हालांकि इससे पहले जो रिजल्ट आया था उस पर तमाम सवाल उठे थे। इसका पेपर फिर से कुछ स्टूडेंट्स का कराया गया था और उसके बाद अब फाइनल नतीजे जो है वो घोषित किए गए हैं। और हमने देखा था कि किस तरीके से नीट में धांधली के मामले निकलकर सामने आए थे, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया था कि नीट का पेपर एक बार फिर से कराया जाएगा। और जब पेपर फिर से कराया गया तो बताया जा रहा है कि कोटा में पढ़ रहे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक बार फिर से नीट के पेपर में बाजी मारी है और टॉप 10 से लेकर टॉप 50 और टॉप 100 में
कोटा का ही डंका बजा है। संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, नीट के फाइनल नतीजे सामने आ गए हैं और बताया ये जा रहा है कि कोटा में पढ़ रहे स्टूडेंट ने बाजी मारी है, क्या जानकारी? देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नीट यूजी 2024 को लेकर के तमाम विवाद देखे और इस विवाद के बाद जब रिजल्ट जारी किया गया है तो इसमें एजुकेशन सिटी कोटा, जिसे मेडिकल सिटी कहा जाता है, पूरे देश भर में डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है और देश में जब भी मेडिकल या आईआईटी के रिजल्ट आते हैं तो कोटा की जो श्रेष्ठता है वो साबित होती है। जब एक बार फिर से रिवाइज्ड रिजल्ट नीट यूजी की तरफ से जारी किए गए हैं तो इससे समझा जा सकता है कि अकेले फर्स्ट रैंक पर कोटा के इंस्टीट्यूट एलन के 6 स्टूडेंट ने बाजी मारी है। माजिन मंसूर, प्राचिता, दिव्यांश, माने नेहा कुलदीप और तेजस सिंह के साथ अर्घदीप सिंह ने 720 में से 720 अंक हासिल किए। आपको बता दें कि इन 6 के 6 स्टूडेंट ने टॉप 1 रैंक पर अपना कब्जा जो है वो जमाया है। इस तरह से टॉप 10 से लेकर के टॉप 50 और टॉप 100 में जो कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका डंका बजा है। टॉप 50 में एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट के 22 स्टूडेंट और टॉप 100 की अगर बात करें तो 38 स्टूडेंट ने अपनी जगह बनाई है। तो कहा जा सकता है कि जब नीट यूजी 2024 के रिवाइज्ड रिजल्ट एक बार जब जारी किए गए हैं तो उसमें भी कोटा का डंका बजा है। एजुकेशन सिटी कोटा ने अपनी बादशाहत को कायम रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो नीट के फाइनल नतीजे घोषित हो गए हैं। एक बार फिर से कोटा के एलन इंस्टीट्यूट के टॉप जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रिजल्ट में फिर से एजुकेशन सिटी का डंका बजा है। एलन इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से अपने छात्रों को टॉप रैंकर्स में शुमार करवाया है। यही वो तमाम विद्यार्थी हैं, मेधावी विद्यार्थी छात्र जिन्होंने एक बार फिर से नीट में बाजी मारी है। बढ़ते आगे एक बड़ी खबर आपको देंगे। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट, गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, सलमान के घर फायरिंग केस में मकोका कोर्ट का ये फैसला है। ये भी बताते चले कि मुंबई पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र भी दायर किया है। तो अनमोल बिश्नोई, सलमान के घर फायरिंग केस में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर लिया गया है। सलमान के घर पे फायरिंग केस में मकोका कोर्ट का ये फैसला आया है जिसमें मुंबई पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र जारी किया है। तो मकोका कोर्ट ने गैर जमानती केस जो है वो दायर कर लिया है सलमान के घर फायरिंग केस में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा एक्शन लेते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा की मुश्किलें बढ़ गई है। मकोका कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मकोका कोर्ट का ये फैसला मुंबई पुलिस के गैंगस्टर पर संगीन आरोप लगाने के बाद सामने आया। पुलिस ने आरोप पत्र में कहा था कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने एक गनमैन से सलमान खान के घर के बाहर हवाई फायरिंग करने के लिए कहा था ताकि सुपरस्टार डर जाए। स्पेशल महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट कोर्ट में पेश किए गए आरोप पत्र में अनमोल बिश्नोई और शूटर विक्की कुमार गुप्ता के बीच बातचीत में टेप शामिल किए गए थे। आरोप है कि अनमोल ने गुप्ता को इस तरह से गोली चलाने का ऑर्डर दिया जिससे सलमान खान डर जाए। इससे पहले सलमान खान ने मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाए में ये कहा था कि उन्हें यकीन है कि लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के बाहर गोलियां चलवाई थी। 14 अप्रैल को विक्की कुमार गुप्ता और सागर पाल ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 5 राउंड की फायरिंग की थी। और राज्य सेवा नियम लागू करने की मांग कर रहे प्रदेश के 17 मेडिकल कॉलेज के टीचर्स अनिश्चितकालीन अवकाश पर चले गए हैं, जिसके चलते एक तरफ राजमेस के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में हालात अच्छे नहीं हैं, वहीं 6000 मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी कई दिनों से ठप है। देखिए रिपोर्ट। राजमेस डॉक्टर टीचर्स का अनिश्चितकालीन अवकाश। वित्त और राजमेस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान सेवन नियमों को लागू करने की मांग। 22 जुलाई से राजमेस के अधीन आने वाले प्रदेश के करीब 17 मेडिकल टीचर्स अनिश्चितकालीन अवकाश पर। जयपुर, दौसा, चूरू और भीलवाड़ा से प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले जयपुर की बात करते हैं, जहां मेडिकल टीचर्स ने राजमेस निदेशालय पर प्रदर्शन किया और बताया कि आखिर उनके विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है। 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी चिकित्सक शिक्षक नियुक्त हुए उन पे राजमेस के रूल लागू थे, लेकिन हमारी जो राज्य सरकार है इस वक्त
बहुत ही यशस्वी राज्य सरकार है, उन्होंने बजट के अंदर ये घोषणा की कि राज्य सेवा नियमों को राजमेश के अंदर भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा। और उसके कंप्लायंस के अंदर वित्त विभाग ने क्या किया कि जितने चिकित्सक शिक्षक अब तक जो ज्वाइंट हैं, जो वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको तो बना दिया डाइंग कैडर, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। उनको कहा कि आप पे तो पुराने रूल लागू रहेंगे और जो अब आने वाले चिकित्सक हैं उनको राज्य सेवा नियम दिए जाएंगे। 17 मेडिकल कॉलेज के करीब 700 मेडिकल टीचर स्ट्राइक पर हैं, जिनकी वजह से 6000 मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई ठप। अस्पतालों में मरीज भी हो रहे हैं परेशान। जयपुर के अलावा मेडिकल टीचर्स प्रदर्शन की तस्वीरें भीलवाड़ा जिला अस्पताल से भी आई, जहां डॉक्टर्स शिक्षकों ने बड़े अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के जिला अस्पताल चिकित्सकों ने पकौड़े तलकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी, अगर सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लोगों ने पकौड़े तलने का कार्यक्रम रखा है, उसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो उसका एक इनडायरेक्ट संदेश ऐसा भी है शायद कि कल को मजबूर होकर हमें नौकरी छोड़ करके ये पकौड़े तलने वाले जैसे काम करने पड़ेंगे। उधर राज्य सेवा नियम लागू करने की मांग को लेकर चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। लामबंद हुए डॉक्टर्स ने डाइंग कैडर की अर्थी बनाई और उसे श्रद्धांजलि देकर नारेबाजी की। हाथ में ढोलक, डमरू और झुनझुना पकड़कर उन्होंने नारे लगाए। जयपुर में वार्ता हुई है 1 या 2 बार, लेकिन उन वार्ताओं में कुछ नहीं हुआ सिवाय मौखिक आश्वासन के। वो बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं कि RSR हम लगा देंगे, और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती हड़ताल जारी रहेगी। 22 जुलाई से प्रदर्शन कर रहे दौसा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और राजस्थान सेवा नियमों को लागू करने की मांग की। दरअसल मेडिकल टीचर्स की मांग है कि उनकी वेतन विसंगतियां दूर की जाए। राज्य मेडिकल कॉलेज के टीचर्स को भी राजस्थान सेवा नियमों का लाभ दिया जाए। राजस्थान सर्विस रूल्स RSR लागू करें, इस मांग को लेके आज हम माननीय उप मुख्यमंत्री एंड वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी से मिले हैं। उनको हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देखते हैं आपके मामले को, और हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। RSR की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसी बजट में मेडिकल कॉलेज के टीचर्स को RSR लागू करने की घोषणा की है, लेकिन इन मेडिकल कॉलेज टीचर्स की मांग है कि 2017 से 2024 तक कार्यरत हुए करीब 900 मेडिकल कॉलेज के टीचर्स को भी राजस्थान सेवा नियमों में शामिल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान आया कि राजस्थान में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। पुलिस विभाग, जेल प्रहरी, वन रक्षक भर्ती में मिलेगा आरक्षण। इस संबंध में योजना बना रही है राज्य सरकार, जल्द ही योजना को लागू भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा ने ये बड़ा ऐलान किया है। अग्निवीरों के आरक्षण को लेकर ये ऐलान किया गया है। तो राजस्थान में भी अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा, खासकर कुछ चिन्हित जगह जहां पर पुलिस विभाग, जेल प्रहरी, वन रक्षक भर्ती, इन सब में अग्निवीरों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा। और इस संबंध में सरकार योजना भी बना रही है और जल्द ही इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा और अग्निवीरों को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। कारगिल दिवस के रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीरों के माध्यम से उन सभी ऐसे योद्धा जो समय, समर्पण और ईमानदारी से काम करने वाले हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। ऐसे अग्निवीरों को सेवा का मौका मिलेगा और वो आगे काम करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर अब आपको देंगे। राजस्थान DRI का बड़ा एक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बड़े जखीरे को पकड़ा है।
तो बताते चले बड़ी खबर है जयपुर से, जहां राजस्थान डीआरआई का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बड़े जखीरों को पकड़ा गया है। जयपुर में 2 स्थानों पर 16 घंटे ये ऑपरेशन चलाया गया। कम से कम इसमें 8500 यानी 8500 ई सिगरेट डीआरआई की टीम ने जब्त की है। चीन, मलेशिया, दुबई से ये सिगरेट मंगाई गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिगरेट की, जिसको डीआरआई ने पकड़ा है। भारत में ई सिगरेट बेचना प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि किस तरह से, कितने स्मार्टनेस से ई सिगरेट भारत में लाया जा रहा है। ऑनलाइन बिक्री के जरिए फर्जी अकाउंट्स में पैसे लिए जा रहे हैं। इसके एवज में सी स्कीम और विद्याधर नगर में इसकी कार्रवाई की गई। आरोपी सुनील कुमार से डीआरआई के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं और अब तक का ई सिगरेट से जुड़ा सबसे बड़ा एक्शन ये माना जा रहा है, क्योंकि 8500 बताया जा रहा है कि डीआरआई ने इस पर छापेमारी कर 8500 ई सिगरेट टीम ने जब्त किए हैं। तो भारत में ई सिगरेट बेचना प्रतिबंधित है और ऐसे में राजस्थान डीआरआई ने ये बड़ा एक्शन लिया है। ऑनलाइन बिक्री के जरिए फर्जी अकाउंट्स में ले रहे थे ये पैसे और 2 स्थानों पर 16 घंटे जो है ऑपरेशन चला है। राकेश संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ है। राकेश, राजस्थान डीआरआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट राजस्थान में पूरी तरीके से प्रतिबंधित श्रेणी में है, राजस्थान में बल्कि पूरे देश में ही। लेकिन जयपुर में जिस तरीके से ई सिगरेट का इतना बड़ा जखीरा मिला है, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई कि आखिर नशे का कारोबार करने वाले ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े जो लोग हैं, इनके संपर्क कहां कहां पर हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, और करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा की ई सिगरेट का कारोबार इसमें पकड़ा गया है। इसका कनेक्शन चीन, मलेशिया, दुबई यानी कई देशों से जुड़ा हुआ है। अब डीआरआई के साथ साथ अन्य जांच एजेंसियां भी नशे के इस कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय हो गई हैं। जो जिस तरीके से ये मंगवाई गई थी, जहां जहां सप्लाई की गई थी, इसके बारे में भी अभी तलाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में तो जयपुर में 2 स्थानों पर 16 घंटे ये ऑपरेशन चला। अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन डीआरआई का बताया जा रहा है। 8500 ई सिगरेट जब्त किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चीन, मलेशिया, दुबई से ये सिगरेटें मंगाई गई थी और पैसों में, अकाउंट में पैसे मंगवाए जा रहे थे। सिगरेट से जुड़ा, ई सिगरेट से जुड़ा इस सबका अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन। भारत में बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा हुआ, रोक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए धड़ल्ले से किस तरह पर इसको मंगाया जा रहा है। इसके एवज में पैसे भी मंगाए जा रहे हैं। और अब जोधपुर से बड़ी खबर की बात है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जोधपुर आएंगे। सुबह 9:30 बजे एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। दोबारा लोकसभा स्पीकर बनने के बाद पहली बार जोधपुर आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी जोधपुर आने का कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। जोधपुर एयरपोर्ट पर 10:30 बजे पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। अलग अलग कार्यक्रमों में दोनों शामिल होने वाले हैं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंच रहे हैं। आज देखना होगा उनका कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर प्रस्तावित है। 9:30 बजे बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी आज जोधपुर के ही दौरे पर रहने वाले, हालांकि दोनों के कार्यक्रम अलग अलग हैं। गिरिराज सिंह 10:30 बजे जो है जोधपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे।